नमस्कार, शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। हर मंगलवार की तरह आज हमारे समक्ष उपस्थित है शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और आज हम मंगलवार को हमेशा फेसबुक लाइव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हार्ट की संरचना से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कई तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं। उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे आज। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने कहा, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक है आज का वेल्वुलर हार्ट डिजीज। तो इसे शुरू करते हुए सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज वॉल्व? तो हार्ट के वॉल्व या हार्ट के जो गेट हैं उनको समझने के लिए ये हार्ट का मॉडल आपके सामने है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि हार्ट एक धमनी है और ये हार्ट के बाहर ब्लड पंप करने वाली धमनी है। लाल कलर की धमनी वह है जहां से हार्ट से, हृदय से बाकी शरीर के सभी अंगों को ब्लड जाता है, रक्त जाता है, और जिस यह कहना आवश्यक होगा जिससे शरीर के सारे अंग चलते हैं, चाहे वो ब्रेन हो या दिमाग हो या किडनी हो या लिवर हो या शरीर के बाकी अंग हो। इसी तरह ये नीला हिस्सा होता है जहां शरीर के बाकी अंगों से अशुद्ध ब्लड धीरे धीरे आता है और फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जाता है और फेफड़े से ब्लड शुद्ध होकर वापस आता है में और एक राइट साइड में, जिसको माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। यह दो वॉल्व हार्ट में, हृदय में ब्लड के अंदर आने को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, तो रिसीविंग चैम्बर जो होते हैं उसमें ब्लड को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों आपके वॉल्व हो गए, ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके के वॉल्व और हैं, जिससे हार्ट में से ब्लड, हृदय से ब्लड बाहर जाता है। वो हृदय से बाहर ब्लड कहाँ जा सकता है? एक तो फेफड़े में जा सकता है और एक शरीर के सारे अंगों में जा सकता है। फेफड़े में जाने वाला रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, जबकि शरीर में जाने वाला रक्त शुद्ध होता है। तो यह एक हृदय जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना से बना हुआ है, जिसमें हार्ट के आने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी वॉल्व होते हैं और हार्ट से, हृदय से बाहर जाने के लिए वॉल्व होते हैं। और दोनों तरफ वॉल्व की इस तरीके से समावेश किया जाता है कि शुद्ध रक्त अलग अलग तरीके से बहता है और अशुद्ध रक्त अलग तरीके से बहता है। तो ये एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग वाला सिस्टम है, जिसमें किसी भी तरीके का असंतुलन होने पर मरीज को तरह तरह की बीमारी हो सकती है, जिसमें से प्रमुख बीमारी क्या हो सकती है? वॉल्व रिलेटेड सांस का फूलना, और क्या हो सकता है? बेहोशी का आना, और क्या हो सकता है कि पूरे शरीर में सूजन का हो जाना। तो इस तरीके की समस्या से मरीज वापस आ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है किस तरफ के कौन से वॉल्व में प्रॉब्लम है। क्या रिसीविंग चैम्बर या शरीर में जो ब्लड लाने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम है, या ब्लड को निकालने वाले वाल्व के पंपिंग में प्रॉब्लम है? इस तरीके की वाल्व में प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको एक संक्षिप्त में इसका परिचय दिया। धन्यवाद सर। क्या मतलब हमारे हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो हमारे हृदय में मेनली 4 वॉल्व होते हैं, जो मैंने आपको बोला। 2 वॉल्व जो हृदय में ब्लड को रिसीव करते हैं, जिनको माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और 2 वॉल्व ऐसे होते हैं जो शरीर से, हृदय से बाहर निकलने वाले खून को नियंत्रित करते हैं, जिनको एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। और ये वॉल्व 1 मिनट में कितना ब्लड शरीर में आना है उसको नियंत्रित करते हैं, 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर जाना है इस बात को नियंत्रित करते हैं। तो ये 4 मेन वॉल्व होते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड हार्ट में वॉल्व की प्रॉब्लम होती है। यहाँ यह बताना बहुत जरूरी होगा कि इन वॉल्व में या इन गेट्स में शरीर के बाकी अंगों की तरह क्षरण होता है। क्षरण मतलब धीरे धीरे उनका डिके होता है। जैसे कि उम्र के साथ आपको सुनाई देना हल्का कम होता है, जैसे उम्र के साथ साथ आपके घुटने खराब होते हैं, जैसे उम्र के साथ साथ आपके बाल सफेद होते हैं, ऐसे ही जब 50 साल, 40 साल या 60 साल जब वॉल्व काम कर रहे होते हैं लगातार, और इनका काम पूरे जीवन में कभी भी नहीं रुकता है, इनको भी किसी भी समय रेस्ट नहीं मिलता है इन वॉल्व्स को, तो ये वॉल्व धीरे धीरे थोड़े से घिस जाते हैं, और उससे उम्र के रिलेटेड वॉल्व में लीकेज, हल्का लीकेज, या वॉल्व में हल्का रुकावट हो सकता है। लेकिन इसको, इस तरीके के उम्र के साथ वाले वॉल्व में रुकावट को फिजियोलॉजिकल या सामान्य वॉल्व लीकेज बोलते हैं। आगे हम इस बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि जिन्हें वेल्वुलर हार्ट डिजीज है
तो क्या हमारे जो हृदय में ब्लड फ्लो होता है उसे ये कितना अफेक्ट करता है? तो वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, जिसको बोला जाता है कि वॉल्व की बीमारी, यह वॉल्व में बीमारी किस तरीके से हो सकती है? आज जैसे कि आप कोई गेट, अगर आप अपने घर के किसी गेट के बारे में सोचें तो गेट में दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गेट एक तरफ से खुलने वाला हुआ तो या तो उसमें लीकेज होगा, जैसे कि हवा उस तरफ से अंदर आ रही होगी, जिसको आप सर्दियां हैं, आप देख सकते हैं किसी गेट में लीकेज होगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही वॉल्व में अगर ब्लड का लीकेज होता है तो वॉल्व में ब्लड एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। नॉर्मली ये सारे वॉल्व ब्लड के एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए बने होते हैं, जैसे कि ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग में, यहाँ दोनों तरफ हार्ट के दोनों हिस्सों में अगर किसी वजह से वॉल्व में लीकेज हो तो जो ब्लड नीचे वाले भाग से ऊपर वाले भाग से नीचे आ रहा है उसको वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन लीकेज की वजह से ये भाग उल्टी डायरेक्शन में ब्लड जा सकता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? रुकावट की प्रॉब्लम। आपने गेट ऐसा बनाया जिसमें बहुत टाइट गेट हो गया, तो गेट पूरा नहीं खुल रहा है किसी वजह से, वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिसीज। वो उम्र के साथ बढ़ने वाले कैल्शियम की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्क्लेरोटिक या एओर्टिक स्टेनोसिस जो उम्र दराज लोगों में होता है, जिसमें वॉल्व बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो दोनों तरीके की बीमारी हो सकती है, लीकेज वाली बीमारियां भी हो सकती है और ब्लॉकेज वाली बीमारियां भी हो सकती है। हार्ट के सिकुड़ने की बीमारी भी हो सकती है और हार्ट के लीकेज, वॉल्व के लीकेज की बीमारियां हो सकती है। ये दो तरीके की बीमारियां इसमें हो सकती हैं। धन्यवाद सर। जैसा आपने कहा कि उम्र दराज या एक उम्र के बाद ये तकलीफें ज्यादा होती है, तो क्या ये वेल्वुलर हार्ट डिजीज बच्चों में भी पाया जाता है? जी बिल्कुल, कुछ प्रतिशत लोगों में ये बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है। उनको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज बोलते हैं। और हालांकि कंजेनाइटल या जन्मजात हृदय रोग बीमारियों में वॉल्वुलर बीमारियों का प्रतिशत बहुत कम है, वो बहुत रेयर होती हैं और उसमें भी ट्रीटमेंट या इलाज जो होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे कि बड़ों में स्टेनोसिस बोलते हैं, या फिर बाएं हिस्से से ब्लड जो शरीर में जाता है जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। इस तरीके के वॉल्व के ब्लॉकेजेस में बच्चों में, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 दिन का हो, अगर इस तरीके का ब्लॉकेज होता है तो बड़ों की तुलना में इसको वॉल्व के बलून एंजियोप्लास्टी से, बलून वल्वुलोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है, जिसमें बिना चीरफाड़ की सहायता से एक तार डाला जाता है, तार के ऊपर एक गुब्बारा डाला जाता है और गुब्बारे की सहायता से बलून को फुला दिया जाता है। इससे ये दोनों ठीक हो जाते हैं। ये बच्चों, इसके उलट बड़ों में क्या होता है? बड़ों में इस तरीके से में अक्सर वॉल्व को बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे साइंस एडवांस हो रही है, हम बलून एओर्टिक वल्वुलोप्लास्टी एडल्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों एक 29 साल की महिला का किया है, या वॉल्व को बिना चीरफाड़ के बदल सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं? तो आम आदमी अगर ये पहचानना चाहे घर पे तो आप बता सकते हैं वो क्या है? तो वॉल्वुलर हार्ट डिसीज के लक्षण दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, जिनको वॉल्व की लीकेज बहुत ज्यादा है, इस तरीके के मरीज जिनकी लीकेज ज्यादा है वो अक्सर सांस फूलने की समस्या या धड़कन के बढ़ने से आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट, पिछले दिनों भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी तरीके की सांस फूलना में हृदय रोग हो सकता है। वो हृदय रोग वॉल्वुलर भी हो सकता है, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज भी हो सकता है, और हार्ट की नसों में ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो जनरली जब वॉल्व के ब्लॉक के लीकेज की समस्या आती है तो मरीज सांस फूलने के साथ प्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि अगर कोई मरीज आता है तो सांस फूलने के लिए हम उनके वॉल्व के लीकेज, क्योंकि वॉल्वुलर हार्ट डिसीज में जो ग्रेडेशन है वो ऐसे है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब हल्का लीकेज, मॉडरेट मतलब मीडियम लीकेज, और सीवियर मतलब ज्यादा लीकेज। तो जो हल्के लीकेज उम्र के साथ होते हैं उनमें जनरली या सामान्यतया सांस फूलने की समस्या या तो ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। तो ऐसे कोई महिला या पुरुष जो आपके पास सांस की बीमारी के साथ आते हैं, सांस फूलने की बीमारी के साथ आते हैं, और उनको मध्यम या मीडियम वॉल्व लीकेज या ज्यादा वॉल्व लीकेज होता है, तो ही उनको बोलना चाहिए कि इनकी समस्या से हो सकती है। उम्र के साथ के माइल्ड लीकेज में शायद वॉल्वुलर हार्ट डिसीज नहीं बोलना चाहिए, जो उम्र के साथ बढ़ रहे हैं। पहला। दूसरा, जो रुकावट वाली वॉल्व बीमारी जिसको मैंने स्टेनोसिस बोला या सिकुड़न बोला, मरीज या तो सांस फूलने से आपके साथ आ सकता है, या अत्यधिक थकान से आपके साथ आ सकता है, या फिर मूर्छा के साथ आपके साथ आ सकता है। तो ये सारे हार्ट के वॉल्वुलर डिसीज के प्रमुख लक्षण हैं, या धड़कन बढ़ने के साथ आ सकता है। तो ये आपके 4 मेन प्रमुख लक्षण है जिसमें मरीज वॉल्वुलर हार्ट डिसीज के साथ आपको प्रेजेंट कर सकता है।
थैंक यू सो मच सर। इसके वल्वुलर हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? तो वॉल्वुलर हार्ट डिसीज में जिस तरीके की बीमारी होती है उससे संबंधित वॉल्व के सारे तरीके के इलाज उपलब्ध है। अगर वॉल्व में लीकेज ज्यादा है तो वॉल्व को सिला जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। अगर वॉल्व में लीकेज इतना ज्यादा है कि उसको सिला नहीं जा सकता तो उसको बदल सकते हैं, जिसके लिए प्रोस्थेटिक वॉल्व यूज किया जाता है। और वो प्रोस्थेटिक वॉल्व लंबे समय के मेटेलिक वॉल्व भी हो सकते हैं। वॉल्व की सिकुड़न में आपको बलून एंजियोप्लास्टी हो सकती है, जिसमें वॉल्व की सिकुड़न को बलून के सहारे खोला जा सकता है। चौथा क्या हो सकता है ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसमें आपके वॉल्व को रिप्लेस कर दिया जाता है। वो रिप्लेस मैंने आपको बोला कि ओपन बाईपास से भी हो सकता है, पांव के रास्ते भी हो सकता है, जिसको ट्रांसक्यूटेनियस रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। वो मिनिमली इन्वेजिव भी हो सकता है, जिसमें आपका पूरा वॉल्व रिप्लेस होता है, आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका टाका या तो आपके बगल में रहता है या आपके सब मेमोरी स्तन के जस्ट नीचे लगाया जाता है, सब मेमोरी रिम लगाया जाता है, जिससे कि कॉस्मेटिक चेंज नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना सक्षम हो चुका है कि एक बहुत बड़ा वॉल्व रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसमें सामने से कोई टाका नहीं दिखता है। इस तरीके से दिस इज स्पेशली यूज फॉर द यंगर पेशेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या जो लोग इस तरीके के प्रोफेशन में है जहां उनको इस तरीके की जरूरत पड़ती है। तो हर तरीके के इलाज उपलब्ध है और हर तरीके के इलाज शेल्बी हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जांचें होती है जिससे हम इसे डायग्नोस कर सकें? वॉल्वुलर हार्ट डिसीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप या अपने आले का उपयोग। ऐसा माना जा रहा है कि स्टेथोस्कोप या आले का उपयोग, जैसे से मेडिकल साइंस है तो स्किल धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग स्क्रीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका हार्ट की सोनोग्राफी नहीं हुई होती, लेकिन हमारे फिजिशियंस ने और हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियन ने, जो लोग उनको जिला स्तर पे देख रहे हैं या तहसील स्तर पे देख रहे हैं, वो बता देते हैं कि इनको हार्ट की वॉल्व की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस सेकेंड स्टेप में होता है डेफिनेटिव डायग्नोसिस। डेफिनेटिव डायग्नोसिस का मतलब आपकी हार्ट की सोनोग्राफी, जिसमें हम डायरेक्टली वॉल्व को देख लेते हैं, वॉल्व में लीकेज कितना है वो भी देख सकते हैं, लीकेज को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि लीकेज कम है, हल्का है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, या फिर उसको वॉल्व में सिकुड़न है तो ये सिकुड़न क्या दवाइयों वाली है या सिकुड़न ऑपरेशन वाली है, ये सब क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी होती है, जिसमें मुंह के नाल, क्योंकि हार्ट के ठीक पीछे आपकी आहार नली होती है, जिसमें हम आहार नली में एक प्रोब डालते हैं, एंडोस्कोपी की तरह एक प्रोब डालते हैं और वहां से हार्ट को देखिए। यह सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम इसमें हर महीने 3 से 5 पेशेंट की एंडोस्कोपी ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जिससे वॉल्व की 100% जानकारी आपको मिल सकती है। तो इससे पूरी तरीके से पता किया जा सकता है कि वॉल्व की बीमारी किस तरीके की और इसको किस तरीके का इलाज की जरूरत। धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज किसी डायग्नोस हो गया है, उसके बाद अगर उसे ट्रीट ना कराया जाए सही समय पे, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारी जानलेवा बीमारी है। किसी भी वॉल्व में सीवियर लीकेज होना, ज्यादा लीकेज होना, किसी वॉल्व में सीवियर स्टेनोसिस होना या ज्यादा ब्लॉकेज होना जानलेवा हो सकता है। तो अगर आप समय पे इलाज नहीं कराते तो ये बीमारी बढ़ती जाती है और कई बार ऐसे, जैसे शुरुआती केस में अगर आप चाहें, अगर समय पे आपको दिखा दिया जाए, अगर आप समय पे इसका पता चल जाए, तो उसको बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन हो सकता है, उसमें बलून के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय में नहीं दिखाते हैं और आपको बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पड़ती है तो बाईपास की नौबत भी आ सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि समय समय पर इलाज करा जाए। इसके अलावा समय समय पर दिखाना इस बात के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस बीमारी में लक्षणों में नियंत्रण दवाइयों की सहायता से बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बहुत ही कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं, जिसमें आपके हार्ट के वॉल्व के लीकेज को सालों साल दवाइयों पर रखा जा सकता है। इनफैक्ट करंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन ही बोलती हैं कि वॉल्व के लीकेज के केस में जब मरीज दवाइयों से कंट्रोल रहता है तो वॉल्व रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे इमरजेंसी है। उसके अलावा बाकी केस में वॉल्व के लीकेज को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, दवाइयां पहला ही ऑप्शन रहेंगी। इसलिए समय समय पे दिखाना, अपना निदान कराना और दवाइयों को ऑप्टिमाइज मेडिकल थेरेपी या जिसको OMT बोलते हैं या गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी बोलते हैं। ऑप्टिमाइज मेडिकल थेरेपी में मरीज के वजन, बीमारी
और डोज के हिसाब से उनको डोज को एडजस्ट किया जाता है, जिससे वो मरीज पूरी तरीके से ठीक रहता है और उसकी दवाइयाँ उनको लक्षणों में आराम रहता है। धन्यवाद सर। जैसे आपने हमें बताया कि 3 तरह के लीकेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो अगर वो सीवियर है तो इसे डिटरमाइन कैसे करते हैं डॉक्टर्स? तो मैंने आपको बोला सीवियर को डिटरमाइन करने के लिए, सीवियर है या वॉल में लीकेज बहुत ज़्यादा है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कलर डॉपलर एंड 2D इकोकार्डियोग्राफी दोनों किया जाता है। इससे यह एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसको ये उसी तरीके का टेस्ट है जिसमें आप एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड या पेट की सोनोग्राफी कराते हैं। हालांकि इसमें जो क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एडवांस मशीन होती है, और कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर नए ज़माने की जो मशीनें हैं वो एग्जैक्टली बता देती हैं कि हार्ट का वॉल्व का लीकेज कितना है, इस लीकेज को कैसे इलाज किया जा सकता है और इस लीकेज को कितना ठीक किया जा सकता है, और अगर ये ठीक नहीं हो सकता है तो उसमें क्या क्या उपाय हैं और किसकी दवाइयों से कैसे ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद सर। एक लाइव के बीच में हमारे पास प्रश्न आया है कि वॉल्व स्टेनोसिस होने के क्या सिम्टम्स हैं और ये वेल्वुलर हार्ट डिजीज से कैसे अलग देखा? वॉल्व स्टेनोसिस जो है वो वॉल्वुलर हार्ट डिसीज का एक पार्ट है। जैसे कि वॉल्व हमारा जो है वो ब्लॉकेज हो रहा है, उसमें सिकुड़न हो रही है, तो उसको वॉल्व स्टेनोसिस बोलते हैं। वॉल्व स्टेनोसिस कई सारे वॉल्व में हो सकती है, जिसको माइट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, इन चारों वॉल्व में वॉल्व की स्टेनोसिस हो सकती है। एक बीमारी जिसको रोमैटिक हार्ट डिसीज बोलते हैं, जो इंडिया में पहले बहुत प्रेवलेंट थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, अभी भी रूरल एरिया में इसका प्रेवलेंस है। उस बीमारी में वॉल्व की स्टेनोसिस होती है। 2 प्रमुख लक्षण हैं वॉल्व स्टेनोसिस वाली बीमारी के। धन्यवाद सर। आज का मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम वेल्वुलर हार्ट डिजीज को मैनेज कर सकें? तो ये इस तरीके का सवाल है जिसमें बीमारी के हिसाब से आपको इलाज दिया जाता है। जैसे कि अगर वॉल्व में लीकेज ज़्यादा है और आपका वॉल्व वॉल्यूम ओवरलोड है, आपके दोनों हार्ट के चैम्बर में ब्लड ज़्यादा भर रहा है, तो आपको पानी का इंटेक कम करना है, नमक का इंटेक कम करना है, संतुलित मात्रा में भोजन लेना है और दवाइयाँ खाना है। आपकी हार्ट की गति को नियंत्रित रखना है। अगर ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट की गति नियंत्रित रखना है। आप अपने फ्लूइड इंटेक को मॉडरेट रख सकते हैं। तो इस तरीके की है। और आपको अगर आपकी वॉल्व में जब तक सुधार नहीं हुआ है तब तक आपको एक्सर्शन अवॉइड करना है, तो उस समय आपको दे सकता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस से जनरली वॉल्वुलर हार्ट डिसीज को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ये बताना बहुत जरूरी होगा यहाँ पे कि वॉल्वुलर हार्ट डिसीज में लाइफस्टाइल चेंज का इंपॉर्टेंस है, बट डाइट, कोलेस्ट्रॉल, डाइट, इन सब का रिलेवेंस कोरोनरी हार्ट डिसीज या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज वाली बीमारी में ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। इसमें प्राइमरीली इलाज वॉल्व की बीमारी का किया जाता है और डाइट से, जैसे कि आप ओबीज हैं तो अपना वजन कम कर सकते हैं, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक कम कर सकते हैं, अगर अपना बीपी आपका बढ़ा हुआ है वो ठीक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, बट शायद ये उस लेवल तक इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि ब्लॉकेज कोरोनरी हार्ट डिसीज या इस्केमिक हार्ट डिसीज में होता है। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को शैल्बी परिवार की तरफ से कुछ संदेश दें। तो शैल्बी परिवार की तरफ से हमेशा की तरह हमारे पास एक संदेश है कि किसी भी तरीके की हार्ट की बीमारी के लिए सबसे पहले हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जैसे कि किसी की सांस फूलना है या किसी को सांस चलने में दिक्कत हो रही है या अत्यधिक थकान हो रही है, तो अपना निकटतम फिजिशियन से संपर्क करें, अपने बेसिक चेकअप कराएं। अगर वो बोलते हैं कि आपको हृदय के डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप एक संपर्क करें हमारी 24/7 हेल्पलाइन पे, एंड आपको उसमें मदद मिलेगी। और शैल्बी परिवार हमेशा हार्ट के सभी मरीजों के लिए एक विश्व स्तरीय हृदय रोग सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो हम उपलब्ध ना करा सकते हो। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्वस्थ हृदय रहेगा तो स्वस्थ सुरक्षित शरीर रहेगा। धन्यवाद सर आपके इतने कीमती समय और नॉलेज के लिए।